स्वात में डस्का के खानदान के साथ जो हादसा हुआ है, वो इतना खौफनाक और दिल दहला देने वाला है कि लंबे अरसे तक आवाम के जहनों से नहीं निकलेगा। जिस तरह पूरे खानदान को दरिया निगल गया, वो मनाजिर इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं शायद ज़्यादा ही हसासियत का मुज़ाहरा कर रहा हूँ, वरना इस मुल्क में तो रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते हैं, जहाँ लम्हों में ख़ानदान उजड़ जाते हैं। मुल्तान के दोस्त नासिर महमूद शेख को हमेशा रोड सेफ्टी का रोना रोते देखा कि कैसे हर माह सैकड़ों नौजवान मोटर बाइक या दीगर ट्रैफिक हादसात में कब्रों में जा लेटते हैं या फिर उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं और घर अलग तबाह होते हैं। उनके पास इस हवाले से जो आदाद-ओ-शुमार हैं, आपके साथ शेयर करूँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल को हाथ तक ना लगाने दें। वो ये आदाद-ओ-शुमार हर महीने के इख्तिताम पर पंजाब के रेस्क्यू डिपार्टमेंट से लेते हैं। इन आदाद-ओ-शुमार से लगता है कि सड़कों पर जो कत्ल-ओ-गारत हो रही है, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। लेकिन वही बात कि अक्सर इन हादसात की वीडियोज़ नहीं बनती, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएँ या ये हादसात अचानक होते हैं और लोग मारे जाते हैं, लिहाजा इसका असर कम होता है। और फिर जहाँ एक ऐसे मुल्क में जहाँ तालिबान के हाथों 80-90 हज़ार बंदे कत्ल होने के बावजूद लोगों के दिलों में अब भी उनके लिए नरम गोशा हो, तो वहाँ सड़कों पर लोग मारे जाएँ या दरिया में डूब जाएँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस तस्वीर का एक और रुख भी है, उसे भी देखना चाहिए। चंद बरस कबल भावलपुर के करीब एक ऑयल टैंकर उलट गया था, तो लोग बर्तन उठाकर पेट्रोल इकट्ठा करने पहुंच गए। लाख मना किया गया कि आग लग जाएगी, लेकिन वो ना माने। फिर वही हुआ कि टैंक को आग लगी, जिससे वहां गिरे पेट्रोल ने आग पकड़ ली, धमाके हुए और 200 से ज्यादा अफराद मौका पर ही मारे गए। ये बात तय है कि लोग भी मना नहीं होते। जिस काम से पुलिस या इंतजामी इदारे मना करें, वो हमने ज़रूर करना है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद इस काम में कोई फ़ायदा है जो पुलिस वाले हमें उठाने नहीं दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामिया का भी यही कहना है कि सियाह हमारी बात नहीं सुनते और अगर हम सख्ती करें तो वीडियो क्लिप बन जाते हैं कि पुलिस सियाहों को तंग कर रही है। लेकिन डस्का के खानदान के साथ पेश आने वाले हादसे में और बहुत से अवामिल कार फरमा हैं। अब तो ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जाए हादसा के करीब ही दरिया किनारे और कई होटलों के गैर कानूनी तामीर की इजाज़त दी गई। ना सिर्फ इजाज़त दी गई, बल्कि उनका इफ्तिताह करने पेशावर से बड़े अहम मुशीर वहाँ तशरीफ़ लाए। अब इस काम में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स मुलव्वस हों, तो फिर किसी का क्या बिगाड़ा जा सकता है? हमारे सहाफ़ी दोस्त अकील यूसुफ़ज़ई के पास होशरुबा कहानियाँ हैं कि सवात में कैसे दरिया खोदकर बजरी निकाली जाती है और इनके पीछे कौन-कौन ताकतवर लोग हैं। वो तो ये भी बताते हैं कि पीटीआई के कौन से बड़े-बड़े नामों ने सवात में गैर कानूनी होटल तामीर कर रखे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। दरिया किनारे कायम होटलों की आमदन दूसरे होटलों से ज़्यादा होती है, क्योंकि सियाह ज़्यादातर वहीं रहना या रुक कर खाना पसंद करते हैं और यूँ उनके रेट भी ज़्यादा हैं। देखा जाए तो स्वात में ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह का सियाहती सीज़न होता है। क्या वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफ़सरान 3 माह के लिए भी अपनी ड्यूटी ठीक तौर पर सर अंजाम नहीं दे सकते? वहाँ पर रिलीफ़ या रेस्क्यू का निज़ाम इंतहाई नाक़िस है। अब ये भी बताया जा रहा है कि स्वात से रेस्क्यू की गाड़ियाँ और सामान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में पेशावर मंगवा लिया था, जिसे वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए साथ ले गए थे। वो सारा सामान इस्लामाबाद पुलिस के कब्ज़े में पड़ा ज़ंग आलूद हो रहा है। ज़रा तरजीहात देख लें कि एक तरफ गंडापुर कहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है और उनका सूबा अब वफाकी हुकूमत को कर्ज़ दे सकता है। जनाब, आप किसी को कर्ज़ा ना दें। बस स्वात और दीगर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ़ की सर्विसेज़ आलमी मेयार की कर दें, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में इंसानी जानें बचाई जा सकें। अगर आपको याद हो तो 2022 में आने वाले सैलाब में स्वात में ही तकरीबन 7 नौजवान घंटों दरिया में फंसे रहने के बाद डूब गए थे। उन्हें उन्हें निकालने के लिए कोई हेलीकॉप्टर न मिल सका। अगर आपको याद हो तो अमरीकी टीवी पर एक सीरीज चलती थी जो पाकिस्तान में भी देखी गई, उसका नाम था बेवाच। इससे आपको अंदाजा होता है कि समुद्र के करीब हर जगह कोस्ट गार्ड तैनात होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, मोटर से चलने वाली छोटी कश्तियां और माहिर तैराक होते हैं जो वहां आए लोगों को मुश्किल सूरत हाल में रेस्क्यू करते हैं। क्या ऐसा कोई तस्वुर हमारे यहाँ आपने देखा है? कराची के साहिल पर लोग डूब जाते हैं या दरियाए स्वात में बह जाते हैं, सब अल्लाह की मर्जी कहकर मामला ठप कर देते हैं। अकील यूसुफ़ज़ई ने तो खुलकर कहा कि स्वात से होने के नाते वो शर्मिंदा हैं कि एक पूरा खानदान सबकी नज़रों के सामने डूब गया और सब खड़े वीडियोस बनाते रहे।
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ پشتونوں کے مہمان تھے اور پشتون مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں، لیکن اس دفعہ وہ سب ناکام رہے اور ان ڈوبتے بچوں اور خواتین کو کسی نے ریسکیو نہیں کیا۔ ایک اور صاحب طیب علی شاہ نے سوشل میڈیا پر اس واقعے کے حوالے سے بہت اچھا تبصرہ کیا جو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کبھی سوات کے نوجوان بہادر اور ماہر تیراک ہوتے تھے، زیادہ تر اسی دریا کے کنارے رہتے تھے، اس لیے وہ تیراکی سیکھ جاتے تھے۔ تیراکی میں ان کی روزی روٹی بھی تھی، کیونکہ دریائے سوات بالائی علاقوں سے گزرتا، جنگلات کی قیمتی لکڑی بھی اپنے ساتھ بہا کر لے آتا تھا۔ وہ نوجوان دریا میں چھلانگیں لگا کر وہ قیمتی لکڑی نکال کر لاتے اور بعد میں مہنگے داموں بیچتے تھے۔ یوں جہاں ان بہادر تیراکوں کا مشغلہ تھا، وہیں اس میں آمدن بھی ہو جاتی تھی۔ یہ ماہر نوجوان تیراک کسی بھی سیاح کو اس طرح سیلاب میں پھنسا دیکھتے تھے تو بغیر سوچے سمجھے دریا میں کود جاتے اور لہروں سے لڑ کر انہیں نکال لاتے تھے۔ یہ ان کی روایات تھیں جو وہ برسوں سے نبھا رہے تھے۔ لیکن اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ سینکڑوں افراد دریا کنارے اس خاندان کو موت کے منہ میں جاتا دیکھتے رہے، لیکن کسی نے بھی وہ ہمت نہ دکھائی جو ان کے بزرگ برسوں سے دکھاتے آئے تھے۔ کیا جدید ٹیکنالوجی نے انہیں سست اور بزدل بنا دیا، یا ان کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو ریسکیو کرنا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یہ کام سوات کی ضلعی انتظامیہ کا تھا یا ریسکیو ٹیموں کا؟ ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو صرف یہاں ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر ان مرتے ہوئے انسانوں کی لاشوں پر ویوز لیں گے۔ سوال وہی ہے جو طیب علی شاہ نے پوچھا ہے کہ سوات کے وہ بہادر تیراک نوجوان کدھر گئے جو کبھی پانی کے ہاتھوں یرغمال بنے پردیسیوں کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے تھے؟ شاید موبائل فونز اور ویوز کے کھیل نے بہادروں کا دور ختم کر دیا ہے۔